हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो जो ठीक नहीं होगा वो अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखे। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, क्या क्या मिलता है आपको फिलर फॉर्म से? आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है, एमसीक्यू और पीवाईक्यूज के क्लास मिलता है ना, फ्री बुक्स के एक्सेस मिलता है आपको। आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे www.udc-net.com। ओके, सो ये है फ्री क्लासेस, इनका आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, तो फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है फिलर फॉर्म के नाम से, उसको भी आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके वहां से आप मॉक टेस्ट और क्विज़ेस दे सकते हैं। ये 2 PM का क्लास जो है एमसीक्यू क्लास, इसको आप मिस मत कीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास रहता है आपके लिए। अगर आपने इसको मिस किया है तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ये अचीवमेंट है फिलर फॉर्म जेआरएफ अचीवर्स, और ये है नेट अचीवर्स। ओके, आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम जेआरएफ अचीवर्स में या नेट अचीवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और आप थम्स अप दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ओके, यस, थम्स अप दीजिए सब। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आर यू रेडी? देन गिव थम्स अप। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, देखो, आपको नोटिफिकेशन मिलती है अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और आपने बेल को प्रेस करके रखा होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी रोज़। आप वेट मत करो कि यानी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी अपडेट कि आज क्लास है या नहीं है। आपको जो ही आपको मिलेगी नोटिफिकेशन फिलर फॉर्म की तरफ से 2 PM का क्लास, तो आप तुरंत उसमें ज्वाइन कर लो। ओके, यस, सो So, are you ready? So, let's begin. Let's get started. So, let's start our today's MCQ series. ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ो और आंसर करो। आज अच्छे से आंसर करना, थोड़ा सा आज लेवल कंसेप्चुअल ही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देयर आर 3 trees इन माई यार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मेरे सहन में 3 यानी 3 दरख्त है। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? एक्शन रिसर्च, बी अप्लाइड रिसर्च, सी क्वालिटेटिव रिसर्च, डी क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, तो इसको आप आंसर करो सब। मेरे यार्ड में, मेरे सहन में 3 दरख्त है। ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है? सब बताओ, आंसर करो सब। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए विद इन 30 seconds। यस, यस, 30 seconds। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे क्या दिखाता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी 3 trees है ना। तो 3 trees यहाँ पे क्या करता है? एक्सप्रेस यहाँ पे एम्फसाइज करता है इसको कि ये क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च राइट आंसर आएगा। ओके, अप्लाइड नहीं है, एक्शन भी नहीं है ना, कोई कंसर्न नहीं है, या पिक्चर या कोई वर्ड क्वालिटेटिव नहीं है ना, तो ये नंबर दिखाता है, दैट बिकम्स क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च का? क्वालिटेटिव रिसर्च का बताना है कौन सा नहीं है। ओके, नॉट द करेक्टरिस्टिक। ए, इट एम्स एट स्टडिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, it employs inductive or bottom up approach, it uses wide angle and deep angle lens approach, it is based on logical positive paradigm। ओके, यस, तो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे तुरंत आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
चलो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ओनली 30 सेकंड में आपको आंसर करना है, ठीक है, क्वेश्चन समझ के 30 सेकंड में करना है आंसर। ओके, सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल पॉजिटिव पैराडाइम। लॉजिकल पॉजिटिव पैराडाइम कहते हैं क्वांटिटेटिव एटीट्यूड को, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसको कहते हैं, दूसरा नाम लॉजिकल पॉजिटिव पैराडाइम, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का। बाकी जो है यानी इट एम्स एट स्टडीइंग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, यानी रियल एक्सपीरियंस को ये स्टडी करता है, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसमें इंडक्टिव यानी बॉटम अप अप्रोच, इसमें पहले यानी एग्जाम्पल्स लेते हैं ना, बॉटम अप या एग्जाम्पल्स पहले लेते फिर हम प्रिंसिपल्स बता देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस इट यूजेस वाइड एंगल एंड डीप एंगल लेंस अप्रोच। इसका मतलब क्या है, यानी वाइड एंगल एंड डीप एंगल मीन नॉलेज को ये डेप्थ में झांक के देखता है, ठीक है, यानी यहाँ पे नॉलेज डेप्थ में होती है, ठीक है। हाँ, डेप्थ में जाना पड़ता है, जो भी रिसर्च करेगा, चाहे ट्राइबल ग्रुप पे करेगा, है ना, किसी भी पे करेगा, तो वहाँ पे हमें डेप्थ में जाना पड़ता है। ओके, दैट इज वाइड एंगल एंड डीप एंगल मीन डेप्थ में जाना, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, पहले हम क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च को देखते हैं, ठीक है। हाँ, सो क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, ये वो रिसर्च है जिसमें क्वांटिफाई करता है, यानी नंबर दे दिखाता है डेटा का, ठीक है, और इसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द वेरिएबल्स, किसकी हेल्प से, हाँ, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हेल्प से, ठीक है, पर टी टेस्ट से, है ना, हाँ, नोवा से, ऐसे ऐसे जो टी जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है उनसे हम दिखाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, या कोरिलेशन है ना। हाँ, सो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहता है, तो ये भी इसमें क्वालिटी दिखाता है, ठीक है, या किसी टाइप, कोई काइंड दिखाता है, कोई किस्म दिखाता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करते हैं स्टडी ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, हाँ, एटीट्यूड्स, ठीक है, कल्चर्स को करते हैं स्टडी यहाँ पे। एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मिलते हैं हमें, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से या इंटरप्रिटेशन से। ओके, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी डाटा को क्वांटिफाई करता है, दिखाता है डेटा को नंबर में, और फिर जनरलाइज हम रिजल्ट्स करते हैं एक सैंपल से लेकर टारगेट पॉपुलेशन तक। ओके, सो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, इसमें इनसे अंडरस्टैंडिंग होती है प्रॉब्लम की, यानी एट हैंड मीन्स ये रेडी रहता है कि यानी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, अच्छे से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करवा देता है। ओके, सो क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम नंबर या साइज को लेते हैं, यहाँ नंबर को मेजर करते हैं, साइज को मेजर करते हैं। इस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में हम सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम यानी जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं हम उसको सब्जेक्टिव वे में बता देते हैं, या हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो भी सब्जेक्टिव वे, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू से, है ना, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, तो वो नंबर में नहीं दिखाते, ये ध्यान में रखना। इस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च के एग्जाम्पल है 20 ml ऑफ वाटर, 20 ml वाटर जो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के एग्जाम्पल है। इस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च के एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन बबल्स, है ना, यानी जब वाटर हम बॉयल करते हैं, ठीक है, वहाँ से वो बबल्स निकल के आते हैं, ठीक है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, ये स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, क्वालिटेटिव स्पेसिफिक नहीं होता है, ये स्पेसिफिक होता है। जो भी मैं बता रहा था कि न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा देता है ना, ऐसे क्वांटिटेटिव रिसर्च, बट ये न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल होता है, इसके करेक्टर नॉन न्यूमेरिकल होता है। इसमें आते हैं नंबर्स, इसमें आता है मेजरमेंट, इसमें परसेंटेज आते हैं, एवरेज आते हैं, इसमें आता है यस और नो, इसमें ग्रीन और रेड, है ना, टॉल और शॉर्ट, ये इसके एग्जाम्पल्स है क्वालिटेटिव रिसर्च की। ओके, सो हिंदी वाले भी देखो, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, इसको देखो, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हाँ, फिर पढ़ लो, फिर इसको नोट डाउन कर लो। ओके, वेरी गुड। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, वेरी गुड। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। आइडेंटिफाई द सोर्सेज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के सोर्सेज बताने आपको, ठीक है, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड ऑप्शनल रिकॉर्ड्स, ए, बी रिमेन्स और रेलिक्स, सी पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स एंड मैकेनिकल रिकॉर्ड्स, डी ऑल ऑफ दीज। चलो सब आंसर करो।
हिस्टोरिकल रिसर्च के आपको बताने हैं क्या, सोर्सेज, है ना। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसका यानी सारे हैं। पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये भी हिस्टोरिकल रिसर्च के सोर्सेज है, ठीक है। यहाँ से भी हमें मिलता है रिकॉर्ड हिस्टोरिकल रिसर्च के रिलेटेड। रिमेन्स और रिलिक्स यानी जो अर्ली अर्लियर टाइम में हो हुई होगी कोई रिसर्च, है ना, या कोई रिकॉर्ड मिला होगा अर्ली टाइम में, तो उसका जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट होगा तो वो भी आएगा इसमें। या हम कहेंगे रिलिक्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कहेंगे कि एक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मरा हुआ होगा, ठीक है, तो उस मतलब उसकी काज हम जानेंगे, ठीक है, उसके काज हम जानेंगे, उसको किस बॉडी पार्ट में डिफेक्ट था, है ना। तो ये जानने के लिए हम क्या हम बोलेंगे कि ये रिलिक्स है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना। इस तरह पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स एंड मैकेनिकल रिकॉर्ड्स, यानी पिक्चर की रिकॉर्डिंग होती है ना, पिक्चर को हम अपने पास रखते हैं। देखो एंशंट टाइम के पिक्चर्स हमारे पास, हम आसानी से बता देते हैं क्या है ये, है ना। सर मैकेनिकल रिकॉर्ड्स, तो ये सारे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के सोर्सेज। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रेजेस द ऑथेंटिसिटी एंड ऑथरशिप ऑफ द डेटा सोर्स। सब आंसर करो। यानी कौन सा इनमें से बताता हमें ऑथेंटिसिटी, ठीक है, हाँ, और ऑथरशिप ऑफ द डेटा सोर्स यानी ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी बता देता है, ठीक है। इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, सी बोथ ए एंड बी, डी नोटा नन ऑफ द अबव। चलो सब आंसर करो। सारे पार्टिसिपेट करो आंसर देने में, ओके। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलिग्स के साथ शेयर करो। जहाँ पे भी जो है, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी है, उनके साथ ये शेयर करो, ठीक है। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, ठीक है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। ये इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म दो यानी वेज है किसके, हिस्टोरिकल रिसर्च के, ठीक है। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या कहता है, ये दिखाता है हमें ऑथेंटिसिटी एंड ऑथरशिप, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेलुएट्स द मीनिंग, एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक्यूरेसी और मीनिंग या ट्रस्टवर्दीनेस कौन सा दिखाता है इनमें से, कौन सा, ठीक है, डॉक्यूमेंट की। ए इंटरनल क्रिटिसिज्म, बी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, सी बोथ ए एंड बी, डी नोटा नन ऑफ द अबव। चलो सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए, यानी मीनिंग और एक्यूरेसी को दिखाना है आपको, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट का दिखाता है एक्यूरेसी और मीनिंग, इनमें इंटरनल क्रिटिसिज्म दिखाता है क्या, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म दिखाता है, या दोनों दिखाते हैं, या कोई नहीं इनमें से, ठीक है। चलो सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट इंटरनल क्रिटिसिज्म। इसमें इंटरनल क्रिटिसिज्म है, ठीक है। मीनिंग एंड एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस वो दिखाता है इंटरनल क्रिटिसिज्म, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे, यहां पे दिखाता है ऑथेंटिसिटी एंड ऑथरशिप। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में दिखाता है क्या, ऑथेंटिसिटी एंड ऑथरशिप। और यहां पे इसमें दिखाता है मीनिंग एंड एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है, की पॉइंट पकड़ के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे है इंटरनल क्रिटिसिज्म, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कौन से ऑब्जेक्टिव है इनमें से। मैंने आपको कोड्स में फिर बताना है, पहले इसको पढ़ो। फर्स्ट, द स्टडी ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन और इवेंट्स। सेकंड, टू नो द प्रेजेंट इन ऑर्डर टू प्लान फॉर द फ्यूचर। थर्ड, a primary study to make a research reliable and objective. Fourth, to help in educational planning. Fifth, not to solve present problems and questions. तो हिंदी में भी पढ़ो, आप आंसर करो सब। वेरी गुड। तो कोड में आपको दिखाना है, ठीक है। ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, सी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सबों का आंसर आना चाहिए, सब पार्टिसिपेट करो आंसर देने में। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हाँ, तो ये इसका आंसर आएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इसके ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। नॉट टू सॉल्व प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन, देखो ये खुद ही दिखा था नॉट सॉल्व, बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन पे है ना। तो इसीलिए ये वाला इसका ऑब्जेक्टिव नहीं। अगर यहाँ पे होगा टू सॉल्व प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन, तब ये वाला भी होगा, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सॉल्व, ठीक है। ये सॉल्व नहीं करता प्रेजेंट प्रॉब्लम से क्वेश्चन को, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इसका आंसर आएगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। लिमिटेशंस बताने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट जनरलाइजेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ सैंपलिंग एरर्स and reliability. This study requires time and effort. The researcher should carefully plan the expenses. Fourth, hurdles can come in the process of getting questionnaire filled and for interview process. तो आपको कोड यहाँ पे चूज करना है। ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सब इसमें आंसर करो। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना, यस। सो आप पार्टिसिपेट करो अच्छे से, दिल से आंसर दे दो, ठीक है। दिल से आप पार्टिसिपेट करो इस क्विज में, इस मॉक टेस्ट में, ओके। लिमिटेशन बतानी है आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड की, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बहुत टाइम हो गया इसके लिए। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी 4 यहाँ पे दिए गए, चारों इसके लिमिटेशन है, ठीक है। यानी इट बिकम्स डिफिकल्ट इवैल्यूएट जनरलाइजिंग कंटेक्स्ट ऑफ सैंपलिंग एरर्स एंड रिलायबिलिटी, यानी डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, जब हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है, अपने सैंपल को, ठीक है। हाँ, दिस रिली रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट, इसमें टाइम और एफर्ट लगता है ना, बहुत टाइम लगता है, एफर्ट भी बहुत कोशिश लगती है इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में। द रिसर्चर शुड केयरफुली प्लान द एक्सपेंसेस, रिसर्चर को पहले ही प्लान करना पड़ता है कि मुझे कितना खर्चा आएगा इस पे, है ना, जो मैं रिसर्च करूंगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हर्डल्स आते हैं इसमें, हिंड्रेंसेस आते हैं, रुकावटें आते हैं बहुत सारे, है ना। जब कोई क्वेश्चनियर देता है फिल करने के लिए किसी स्टूडेंट को या किसी टीचर को, है ना, या इंटरव्यू करता है, तो उसमें हर्डल्स आते हैं, हिंड्रेंसेस आते हैं, कभी वो प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, है ना। हाँ, ये बात है। तो हिंड्रेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। सो ये बहुत डिफिकल्ट है ना। तो दैट मीन्स कि चारों इसके लिमिटेशंस है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। केस स्टडी इज द मेथड ऑफ, केस स्टडी किसका मेथड है। हिस्टोरिकल रिसर्च का है, कोरिलेशनल मेथड का है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड रिसर्च का है, या क्वालिटेटिव रिसर्च। चलो सब आंसर करो। केस स्टडी किसका मेथड है, या केस स्टडी रिसर्च किसका टाइप है, ओके, ये आपको बताना है। देखो मेरा यहाँ पे आपको गाइड करना है कि एमसीक्यूज जो होते हैं कैसे आते हैं ना। हाँ, आपका काम है इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। हाँ, कोई डिफिकल्टी लगी आप भी देखो, यानी आपके लिए होमवर्क रहता है कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता होगा, मैंने बोला आपको कि आप कमेंट में लिखो, ठीक है।
हाँ वो हम करेंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, एक दो क्वेश्चन से थोड़ा हम इकट्ठे ले करके ले लेंगे, ठीक है। एक सेशन हम उसके लिए रखेंगे। ओके। यस। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। कोरिलेशन मेथड, जो कोरिलेशन मेथड है इसका टाइप है, यानी इसका टाइप है कौन, केस स्टडी। केस स्टडी एक टाइप है, यानी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के भी कहेंगे। डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन मेथड जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टाइप है। ओके, तो देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, यहाँ पे पहला है सर्वे मेथड, दूसरा है कंटेंट एनालिसिस मेथड, थर्ड है कोरिलेशन मेथड, फोर्थ है डेवलपमेंटल मेथड, फिर है फिफ्थ इथनोग्राफिक मेथड। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सर्वे मेथड का कोई टाइप नहीं है, कंटेंट एनालिसिस का कोई मेथड नहीं है, कोई टाइप नहीं है। कोरिलेशन मेथड का टाइप है, बट कोरिलेशन मेथड खुद किसका है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। तो यहाँ पे केस स्टडी का, कॉजल कंपेरेटिव मेथड का है ना। हाँ, मतलब ये इसके टाइप है, केस स्टडी, कॉजल कंपेरेटिव मेथड, कोरिलेशनल मेथड ये भी आता है कभी कभार। ठीक है। हाँ, डेवलपमेंट मेथड के दो है, एक है लॉन्गिट्यूडल स्टडी मेथड, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल मेथड। अब यहाँ पे आप खुद देखो, है ना, मेरा काम है यहाँ पे दिखाना। अब यहाँ पे आप देखो सर्वे मेथड क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस मेथड क्या होता है ना, कोरिलेशन मेथड क्या होता है, डेवलपमेंट मेथड क्या होता है, इथनोग्राफिक मेथड क्या होगा। ठीक है। कल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसके बारे में, कंटेंट एनालिसिस मेथड के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है। फिर वहाँ पे मतलब एक्सपेरिमेंट होगा, नीचे ये ऑप्शन होंगे, सर्वे मेथड कहता है इसको, या कंटेंट एनालिसिस मेथड, या कोरिलेशन मेथड कहते हैं, या डेवलपमेंटल मेथड कहते हैं। ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, आपका काम है इसको देख रहे कि सर्वे मेथड क्या होता है। ठीक है। हाँ, अगर हम ले लेंगे ये तो इस पे बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा लगेंगे। ठीक है। सो आप खुद देखो इसको, आपके लिए होमवर्क है। ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। एथनोग्राफी इज कंपोजर ऑफ, एथनोग्राफी बना हुआ किस किन वर्ड से। ए, 2 वर्ड्स एथनॉस एंड ग्राफी, 3 वर्ड्स एथनॉस एंड ग्राफ, सी 1 वर्ड एथनो, ओनली 1 वर्ड है इसमें, डी 4 वर्ड्स एथनोग्रा एंड फी। ठीक है। आप इसका आंसर करो, जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो आंसर करेगा तुरंत। चलो, सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सब पार्टिसिपेट करो कोई मॉक टेस्ट में। ओके। तो देखो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है अच्छे से, है ना। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, 2 वर्ड्स एथनॉस एंड ग्राफी, यानी जो एथनोग्राफी है ये बना हुआ 2 वर्ड से, एक एथनॉस से और दूसरा ग्राफी से। ओके। सो आई होप नेक्स्ट टाइम आपका गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके, थोड़ा सा देखते हैं। एथनोग्राफी इज कंपोज ऑफ 2 वर्ड्स एथनॉस एंड ग्राफी। ठीक है। एथनॉस जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, इसका मतलब है कल्चरल ग्रुप, एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। ठीक है। तो लाइक दिस एथनोग्राफी मीन्स राइटिंग ऑफ ए कल्चरल ग्रुप, यानी हम एथनोग्राफी को बोलते हैं कि जब हम पढ़ेंगे या लिखेंगे किसके बारे में, कल्चर के बारे में, किसी ग्रुप, कोई ग्रुप को उसका कल्चर जानेंगे। ठीक है। तो दैट इज एथनोग्राफी। ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपके सीखने में क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैलिडिटी, इनमें से कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वैलिडिटी को। ओके। फर्स्ट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिके, थर्ड मेथड्स ऑफ प्री टेस्टिंग प्रोसीजर, फोर्थ मैचुरेशन, फिफ्थ स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, सिक्स्थ एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी। तो आपको कोड चूज करना है। ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यानी सारे। ओके। सो इसमें आप चूज करो सब। एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ। ठीक है, वेरी गुड। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, सबों का आंसर आना चाहिए, है ना। आपको कोड चूज करना है यहाँ पे, यानी आपको दिखाना है कि यानी इनमें से फैक्टर कौन कौन इफेक्ट करता है वैलिडिटी को। ओके। और थोड़ा सा रुकते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर,
बी पार्ट है ना, मैक्सिमम में तो कम आ रहा है ना, हाँ क्योंकि पढ़ा नहीं होगा है ना, तो इसको पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो बी पार्ट इसका आंसर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, है ना। तो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहाँ पे भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यानी बी पार्ट भी आएगा और डी पार्ट भी है ना, दोनों में सेम है ना। हाँ, तो ए और सी इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मिसिंग है। तो ये सारे इसके इफेक्ट करते हैं, फैक्टर है, ठीक है, जो वैलिडिटी को इफेक्ट करते हैं, यानी फर्स्ट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन डिके, मेथड्स ऑफ प्री टेस्टिंग प्रोसीजर, मैचुरेशन, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, है ना, एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी, है ना। तो ये सारे आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इसमें है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये दोनों बी और डी इसका आंसर है, ठीक है। जिसे बी दिया है वो भी करेक्ट, जिसे डी दिया है वो भी करेक्ट, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी इनमें से वो कौन सा फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी को, ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल वैलिडिटी को अफेक्ट जो नहीं करता है, नॉट द फैक्टर ऑफ, ठीक है। हाँ, ए जॉन हेनरी इफेक्ट, बी प्लेसिबो इफेक्ट, सी नोवेल्टी एंड डिसरप्शन इफेक्ट, डी पोस्ट टेस्ट सेंसिटाइजेशन। ओके, सो आंसर करो सब। यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। हाँ, चलो, जिनका गलत होता है कोई टेंशन नहीं है ना, ये सीखने का टाइम है। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं 5-10 सेकंड और। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। जॉन हेनरी इफेक्ट जो है ये इफेक्ट करता है इंटरनल वैलिडिटी को, ठीक है। हाँ, तभी ये मतलब नॉट द फैक्टर, ये इसका नहीं है, बाकी है। प्लेसिबो इफेक्ट एक्सटर्नल वैलिडिटी को करता है ना, नोवेल्टी एंड डिसरप्शन इफेक्ट, पोस्ट टेस्ट सेंसिटाइजेशन, ये भी इसका इफेक्ट करता है। ओके, तो देखते थोड़ा सा इसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल वैलिडिटी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी में भी है, फिर जब हिंदी में आ जाएगा वहां पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल वैलिडिटी कौन कौन है फैक्टर, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स है ना, मैचुरेशन, मेथड्स ऑफ प्री टेस्टिंग प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंटेशन डिके, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी, सिलेक्शन एंड मैचुरेशन इंटरेक्शन, जॉन हेनरी इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट डिफ्यूजन, है ना। इस तरह फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सटर्नल वैलिडिटी इसमें है इंटरेक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड वेरिएबल एक्स, है ना, इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड वेरिएबल एक्स, रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स, मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस, है हॉथॉर्न इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट, नोवेल्टी एंड डिसरप्शन इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, टेस्ट सेंसिटाइजेशन, पोस्ट टेस्ट सेंसिटाइजेशन, मेजरमेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरेक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो ये ऐसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि पीएचडी एंट्रेंस अगर कोई दे देगा उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, हाँ, सो हिंदी वाले भी देखो, हिंदी वाले भी यहाँ पे पढ़ो, और यहाँ आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो आप सब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, सो ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के सोर्सेज कौन से हैं इनमें, ठीक है। पर्सनल थिंकिंग, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, सेकंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन एडवाइस, थर्ड साइंटिफिक थ्योरी, फोर्थ कस्टम, फिफ्थ एनालॉगी, सिक्स्थ प्रीवियस रिसर्च, सेवंथ एकेडमिक लिटरेचर, एट्थ थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आपको यहाँ पे कोड चूज करना है, ए में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ, बी में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, सी में फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एट्थ, है ना। ऐसे डी में ये सारे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और एट्थ, ठीक है। आपको यहाँ पे चूज करना है कोड, बल्कि इनमें से चूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, सो ए बी सी डी इनमें से चूज करो सब। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना। यस,
सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस बताने हैं। हाइपोथेसिस के सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हाइपोथेसिस बनती है। सो देखते हैं, बहुत टाइम हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और एट्थ, यानी सारे आ जाएंगे। फर्स्ट सेकंड, पर्सनल थिंकिंग भी आएगा, एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी आएगा, साइंटिफिक थ्योरी भी आएगा, है ना, कस्टम भी आएगा, एनालॉगी भी आएगा, प्रीवियस रिसर्च, एकेडमिक लिटरेचर, ओके, और थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के सारे आ जाएंगे इसके सोर्सेज, किसके, हाइपोथेसिस के। ओके, सो ये भी आप नोट डाउन करके रखोगे, ठीक है। हाँ, सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो ऑफ और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस। गुड हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। नॉट द ए टेस्टेबिलिटी, बी नॉट प्रिसाइज, सी फ्लेक्सिबिलिटी, डी ऑब्जेक्टिविटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कभी कभार। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, सब पार्टिसिपेट करो आंसर देने में। वेरी गुड। देखो, आपका कोई प्रश्न होगा उसको आप कमेंट में लिखो, ठीक है। हाँ, और आप कमेंट में दे दो अपना फीडबैक, ठीक है। हाँ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, नॉट प्रिसाइज, यानी गुड रिसर्च, गुड हाइपोथेसिस जो होती है वो प्रिसाइज होती है, बट इसने बोला है नॉट द करेक्टरिस्टिक। कौन सा नहीं है, नॉट। ये इसका करेक्टरिस्टिक प्रिसाइज होना चाहिए गुड हाइपोथेसिस, बट इसने बोला नॉट कौन नहीं है, नॉट प्रिसाइज इसका आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी नॉट द करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, नॉट प्रिसाइज नहीं है। अगर यहाँ पे प्रिसाइज होता तो ये भी होता है इसका, ठीक है। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए गुड हाइपोथेसिस, टेस्टेबल एंड प्रिसाइज होनी चाहिए, रेलेवेंटिविटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक होनी चाहिए, पर्पजिवनेस होनी चाहिए, वेरिफिएबिलिटी होनी चाहिए, परफॉर्मिंग ऑफ इफेक्ट होना चाहिए, है ना, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, रियल एंड इमेजिनेबल होनी चाहिए, शुड बी स्टेटेड इन साइंटिफिक एंड रिसर्च लैंग्वेज, है ना, प्रेजेंटेड इन एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज, और लास्ट है बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। हाँ, ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, गुड हाइपोथेसिस के। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रपोजल। इनमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है रिसर्च प्रपोजल का, ठीक है। हाँ, ए इट इज इनोवेटिव, बी इट इंक्लूड स्पेसिफिक एम्स, it includes preliminary data, the not describes approach। तो सब आंसर करो। आपको बताना नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है इनमें से, ठीक है। हाँ, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप की पॉइंट से भी पकड़ सकते हैं इसका आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, नॉट डिस्क्राइब्स अप्रोच, यानी अप्रोच को डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है। बट जो कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च वो है डिस्क्राइब्स अप्रोच, यानी ये अप्रोच को डिस्क्राइब करता है, बट यहाँ पे बोलता है नॉट डिस्क्राइब्स अप्रोच, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। नॉट द करेक्ट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आपको पता चलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल किसको समझ में आ गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको समझ में आ गया है। बहुत टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए, है ना। हैवी रेनफॉल में काज फ्लड, यहाँ पे बताना आपको इनमें से डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। चलो बताओ। ए है डिपेंडेंट रेनफॉल, इंडिपेंडेंट फ्लड, बी है इंडिपेंडेंट हैवी डिपेंडेंट रेन, सी है इंडिपेंडेंट हैवी रेनफॉल डिपेंडेंट फ्लड, डी नोटा नन ऑफ द अबव। ओके, सब आंसर करो। आज पता चलेगा कौन कितना पानी में है और कौन कितना पानी के ऊपर, है ना। यस,
थोड़ा सा रुकते हैं 5-10 सेकंड और। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। इंडिपेंडेंट है हैवी रेनफॉल, डिपेंडेंट है फ्लड, यानी जिससे काज, यानी जिससे अफेक्ट होगा। अफेक्ट किससे? हैवी रेनफॉल, ठीक है, बहुत बारिश हो गई है, ठीक है, हाँ, तो हैवी रेनफॉल हो गई तो उसे क्या आ गया? फ्लड आ गया। यानी 4 दिन 5 दिन बारिश हो गई तो फ्लड आ गया। तो रिजल्ट जो है, आउटकम जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसे चेंज आ गई है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज किससे आ गया? हैवी रेनफॉल से। ओके, तो यहाँ दोबारा आप ध्यान रखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे चेंज आ जाएगी जब उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, और जिसमें चेंज आ जाएगी दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज किसमें आ गई? जिन्हें फ्लड आ गया, ठीक है, रिवर चैनल्स में है ना, ओशंस में पानी का बहाव बढ़ गया तो फ्लड आ गया। ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ो और आंसर करो। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी के स्ट्रेंथ्स बताने, मजबूती क्या है इसके, है ना, स्ट्रेंथ्स। A. Obtain a real and enlightened record of personal experiences. B. Trace out the natural history of the social unit. C. Understand fully the behavior pattern of the concerned unit. D. All of these. So सब आंसर करो, सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ओके, यस। आपको केस स्टडी की स्ट्रेंथ्स बताने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कभी कभार। फिर भी कंसेप्ट होना चाहिए इसके बारे में, है ना। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, यानी सारे इसके स्ट्रेंथ्स है ना। क्या क्या है कि हम हासिल करते हैं, अटेन करते हैं या ऑब्टेन करते हैं हम रियल एंड एनलाइटेड रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जानते हैं हम, है ना। हम सोशल एक यूनिट को हम लेते हैं सोसाइटी में से, उसको हम ट्रेस आउट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नोमैड्स है, नोमैड्स की हिस्ट्री बताते हैं हम, ठीक है, हाँ, तो वो एक केस स्टडी बनती है। ऐसे बिहेवियर पैटर्न किसी यूनिट का, है ना, किसी सैंपल का, एक पार्टिसिपेंट का, तो उसका हम जब बिहेवियर पैटर्न देखेंगे तो वो भी केस स्टडी बन जाएगा। तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ केस स्टडी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। बायोग्राफीज, मेमोरीज, डायरीज एटसेट्रा कम्स अंडर विच रिसर्च, यानी ये किसके अंडर आते हैं? एथनोग्राफी, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, नरेटिव रिसर्च। ओके, सो यहां पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकल के आया है। वेरी गुड। जिसको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है वो रिसर्च को रिवाइज करो, ठीक है, हाँ, पूरी रिसर्च में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इतने पेपर्स बनते, इतने सब्जेक्ट्स के अलग अलग पेपर बनते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले एक ही पेपर सबों का होता है ना, उसमें कुछ 50 क्वेश्चन बना लेते हैं, इजी होता था। अब अलग अलग क्वेश्चन ही निकाल के लाते हैं ना, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो जिसको डेप्थ नॉलेज होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सो वो जेआरएफ इजीली क्रैक करेगा। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम बायोग्राफीज लाते हैं, है ना, ऑटोबायोग्राफीज लाते हैं, या मेमोरीज लाते हैं, या डायरीज हम लाते हैं, ठीक है। तो इनको हम किसके अंदर रखते हैं? नरेटिव रिसर्च में, ठीक है। तो ये आप भूलना नहीं, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ो और आंसर करो। मैच मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड देयर फीचर्स, यानी रिसर्च के मेथड्स को मैच आपको करना है और उसके फीचर को, ठीक है। फिर कोड में आपको यहाँ पे कोड बताना है, कौन सा कोड आएगा इसका। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, यस। सो फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल, इसमें इसके साइड में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज टैप्ड विद एम्फेसिस ऑन इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सपोस्ट फैक्टर्स इसके साइड में है
Status of facts and conditions are ascertained. Say descriptive, इसमें a variable is manipulated to see the effect on other variable. Historical, the differences are noted and factors causal or otherwise are determined. So सब आंसर करो. इसमें आपको कोड बताना है, नीचे कोड दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोड, ठीक है. यस. तो सब आंसर करो. यहां पे आपको क्लियर होगा है ना. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, है ना. हाँ, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. थोड़ा सा और रखते हैं 5 सेकंड. सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. थर्ड क्या है? A3. ठीक है. यानी एक्सपेरिमेंट रिसर्च वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू सी इट्स इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल, है ना. एक से ही बन गया है ना. A3 यहाँ पे A1 तो ये नहीं है, A2 तो ये भी नहीं है, A4 ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आएगा मैनिपुलेशन है, वो तो एक्सपेरिमेंटल का है पार्ट. तो यहाँ पे A3 एक से ही बन गया है ना. B4 एक्सपोस्ट फैक्टर, अब हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, बट जानना है थोड़ा सा. एक्सपोस्ट फैक्टर में क्या होता है कि हम देखते हैं कॉजल रिलेशनशिप, है ना. हाँ, तो इसी तरह हम C2 डिस्क्रिप्टिव में स्टेटस ऑफ फैक्ट्स एंड कंडीशंस आर एसरटेन्ड. फैक्ट्स और कंडीशंस को स्टेटस देखते हैं हम. D1 हिस्टोरिकल रिसर्च, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज टैपर्ड विद एम्फेसिस ऑन इंटरनल क्रिटिसिज्म. तो मैंने इससे पहले भी बता दिया था इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म किस में आता है, हिस्टोरिकल में. तो यहाँ पे इजी हो गया है ना. हाँ, सो आई होप आपको गलत नहीं होगा दोबारा. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19. आप इसको पढ़ो और आंसर करो. डेटा ऑफ रिसर्च टेक द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स विद द रिसर्चर एज द की इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज. यानी डेटा जो होता है वो लेता है किसकी शक्ल, वर्ड्स की या पिक्चर्स की. ठीक है. यानी उसमें होता है, यानी वर्ड्स और पिक्चर्स होते हैं एज अ डेटा. ठीक है. तो इस ये किस में हम लेते हैं, ठीक है, किस स्टडीज में. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज A, B एक्सपोस्ट फैक्टर स्टडीज, C एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, D डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडीज. चलो सब आंसर करो. बहुत अच्छा. चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. ए पार्ट, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज. यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्ड्स और पिक्चर्स को लेते हैं. ठीक है. एक्सपोस्ट फैक्टर स्टडीज में भी नहीं, एक्सपेरिमेंटल में भी नहीं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में भी नहीं. तो इसमें अलग अलग डेटा होता है ना. इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज, इसमें हम वर्ड्स को लेते हैं. ठीक है. यानी ऑब्जर्व करते हैं हम, और पिक्चर्स को देखते हैं कि पिक्चर की क्वालिटी कैसी है ना. तो ये एज एन इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं किसमें, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज में. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी है. द एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च इंक्लूड. एथिकल कंसिडरेशन रिसर्च में इंक्लूड किस में होता है, ठीक है. फर्स्ट है फ्री कॉपिंग फ्रॉम बुक्स एंड जर्नल्स. सेकंड है इन्फॉर्म्ड कंसेंट. थर्ड है अवॉइडिंग प्लेजरिज्म. फोर्थ है प्रॉपर प्रेफरेंसिंग. फिफ्थ है प्राइवेसी एज एन इनसिग्निफिकेंट इशू. ठीक है. तो ये कोड आपको चूज करना है. फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, बी सेकंड थर्ड फोर्थ ओनली, सी थर्ड फोर्थ फिफ्थ ओनली, डी फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ ओनली. ओके, सो आप सब आंसर करो. वेरी गुड. सो देखते हैं इसका आंसर. नहीं, अभी तो थोड़ा रखते हैं. आपको बताना एथिकल कंसिडरेशन रिसर्च के, ठीक है, कौन कौन से इसमें इंक्लूड होता है.
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओनली। सेकंड क्या है? इन्फॉर्मेड कंसेंट। ये इथिकल कंसिडरेशन माना जाता है रिसर्च में, है ना। हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसको कि मैंने आपका डेटा ले लिया या मैंने आपकी इंफॉर्मेशन ले ली। अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, हम प्लेजरिज्म को अवॉइड करते हैं, इन्हें हम डुप्लीकेट नहीं करते, इन्हें कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है। प्रॉपर रेफरेंसिंग, हम रेफरेंस देते हैं प्रॉपर कि किस जर्नल से ले लिया है मैंने, ये किस पेज नंबर से, है ना, ये यस, और किस रिसर्च स्टडी से, है ना, ये हम दिखाते हैं। तो ये एथिकल कंसिडरेशन माने जाते हैं। फ्री कॉपी फ्रॉम बुक्स एंड जर्नल्स, तो ये अनएथिकल है ना। प्राइवेसी एज इनसिग्निफिकेंट इशू, तो ये भी अनएथिकल है। तो एथिकल कंसिडरेशन है ये 3, ठीक है। इन्फॉर्मेड कंसेंट, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, प्रॉपर रेफरेंसिंग। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो थैंक यू एवरीवन। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे। फिलर फॉर्म के एक एप्लीकेशन आते हैं, उसको आप इंस्टॉल करके वहाँ से आप नोट क्विज़ और मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आप फीडबैक दे दो कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे दो कैसा लगा आपको आज का क्लास, ठीक है। कोई प्रश्न होगा उसको हम एड्रेस करेंगे। सो जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। सो ये 2 PM का क्लास जो है इसको आप मिस मत कीजिएगा। ये फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा, ओके। सो ये अचीवमेंट है फिलर फॉर्म की, आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम JRF Achievers में आ जाएगा, ओके। सो ये क्विज जब वेबसाइट पे होगा तब आप इसको दे दो, अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, यस। सो आपका कोई प्रश्न होगा आप कमेंट में बता दो। जिन्होंने प्रश्न पूछा है उसका मैं एड्रेस करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा आजकल ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है। हाँ, जो ही मैं फ्री होगा तो उसके बाद मैं आपके वो प्रश्न ले लूंगा क्योंकि मैंने उसको नोट करके रखा है, ठीक है। डू नॉट वरी, ठीक है। और अगर आपने खुद ही निकाला होगा, कल चंद्र शर्मा बोल रहा था कि मैंने खुद निकाले हैं उनके आंसर, तो बहुत अच्छा। तो जो जिसका जो प्रश्न होगा आप खुद कोशिश करो, ठीक है। आप अगर आपने नहीं निकाला है तब मैं 25 के बाद उनका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि तब तक मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ, ओके, यस। सो अंडरस्टैंड मी। सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट MCQ सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, यस। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको, ठीक है, और लाइक करके रखो, ठीक है। थैंक यू।